हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट का हम लोग शॉर्ट टर्म में रिवीजन करेंगे, बहुत ही कम टाइम में इसके सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को मैं आपको आगे खोल कर रख दूँगा, सारे आपको अच्छे से बता दूँगा, ताकि इसमें से जुड़ा हुआ एक भी प्रॉब्लम, एक भी टॉपिक आपसे छिपा ना रहे। आप चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपको IIT JEE एग्ज़ाम हो, ये आपको सारे क्वेश्चंस की हेल्प हो जाएगी। फ़िलहाल हमारा जो मेन टारगेट है वो एज अ क्रैश कोर्स इसका अच्छी तरह से रिवीजन करवाना है। ओके, तो ओके डियर फ्रेंड्स, वेलकम। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। देखिए, हम इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ सॉलिड स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है हमें टाइप्स ऑफ सॉलिड से। टाइप्स ऑफ सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया एमॉर्फस सॉलिड, एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया उसको हम लोग रियल सॉलिड कहते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड हो गया उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, उसका साइज, उसका शेप परफेक्ट होता है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। कहने का मतलब आप उसको जहाँ से गर्म कीजिएगा वो वहीं से पिघलने लगेगा। सपोज कीजिए अलकतरा ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, आप उसको जहाँ से गर्म कीजिएगा वो वहीं से पिघलने लगेगा। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसका साइज एंड शेप फिक्स होता है, ठीक है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसका साइज या शेप फिक्स नहीं होता है। आप उसको थोड़ा सा भी, अगर आप उसको जैसे अलकतरे को आप ऐसे पकड़ के लंबा डंडा बना लो, आप उसको पकड़ के रखो तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में खुद ब खुद झुक जाएगा। जैसे वैक्स है, वैक्स पे भी अगर लोड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में खुद ब खुद झुक जाएगा। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर के होते हैं, मतलब उनके जो पार्टिकल होते हैं वो पैटर्न में होते हैं। इस तरह से उसके पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक पैटर्न में होते हैं, उसके पार्टिकल एक पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को लेके इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसकी सभी प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगी। ये देखिए, ये एक पैटर्न है, समझिए, इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ प्रॉपर पैटर्न है, आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, आपको कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। देखिए, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, या अगर पैटर्न है भी तो बहुत शॉर्ट टर्म में पैटर्न है। इसलिए इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट रेंज सॉलिड। चलिए, ये तो बहुत आसान सी बात है, इसलिए इसके पीछे हम दिमाग नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो आप इसको अपनी बुक से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। देखिए, सॉलिड स्टेट में जो हमें तीन चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना पड़ता है क्रिस्टल लैटिस, नंबर 2 लैटिस पॉइंट, और थर्ड है हमारा यूनिट सेल। चलो, इनको अपनी सुविधा के हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस एक अरेंजमेंट होता है, एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसकी बाउंड्री लाइनें फेक होती है, वो हमें समझाने के लिए बताई जाती है बस, ठीक है। और क्या होता है कि बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है जिसमें एटम अपनी जगह पे क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो हमारे पास अगर क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो समझिए क्रिस्टल लैटिस को कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ढेर सारे एटम्स का अरेंजमेंट है यहाँ पर। गौर से देखिए, हर एक कॉर्नर पे एटम है। तो ये ही हमारा कहलाता है क्रिस्टल लैटिस, यानी एक बड़ा सा सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें एटम्स क्या हैं, अपने एक वेल मैनर्ड में अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, द ह्यूज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विथ अ पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या बोला मैंने, द ह्यूज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विथ अ प्रॉपर पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो लैटिस पॉइंट है वो क्या है, लैटिस पॉइंट में आपको समझने के लिए बस यही अरेंजमेंट में से आप बीच की बाउंड्री लाइन को हटा दीजिए। ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है ये तो फेक है, एटम तो असल में ऐसे अरेंज है। गौर से देखिए, एटम तो ऐसे अरेंज है, गौर से देखिए, ये, फिर यहाँ देखिए ये, फिर देखिए यहाँ ये, फिर नीचे देखिए यहाँ
यहाँ, यहाँ, फिर देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस तरह से एटम क्या है, आपस में अरेंज है। आप चाहें तो इसको बाउंड्री लाइन मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा इसका ये मतलब है कि ये असल में एक अरेंजमेंट है एटम का। ठीक है, देखिए गौर से देखिए, ये इस तरह से क्या हो गया, ये अरेंजमेंट है एटम का। ये देखिए, ये एक अरेंजमेंट है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एटम का अरेंजमेंट है, जिससे क्या बन जा रहा है, एक क्यूब बन रहा है। चलिए, वो पूरा क्यूब बना के दिखा नहीं सकता फिलहाल मैं आपको। तो यही जो है, इसी में से बाउंड्री लाइन को हटा दिया, सिर्फ हमने एटम को दिखाया, तो क्या कहला है, लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, द स्पेस वैकेंट वेयर एटम मस्ट हैव टू बी प्रेजेंट इज कॉल्ड क्या, लैटिस पॉइंट। कि लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट ये हो गया कि भाई जहाँ पर ऐसी जगह हुआ, या इसको लैटिस पॉइंट बोलिए, चाहे लैटिस स्पेस लैटिस बोलिए, एक ऐसी जगह हुई जहाँ पर क्या हुए, एटम के लिए जगह खाली रह गए, उसको हम लोगों ने क्या बोला, लैटिस पॉइंट। देखो ये पूरा हो गया लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस हो गया। इसमें बाउंड्री हटा दी, सिर्फ एटम के लिए जगह छोड़ दिया कि भाई ये जो है, ये जगह है जहाँ पर एटम को होना चाहिए। तो इसको हमने क्या बोला, इसको बोला लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट के बाद यूनिट सेल क्या है, तो इसका जो मिनिमम जो इसका जो यूनिट पार्ट है, जिसके बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। गौर से देखिए, ये यूनिट सेल एक यूनिट पार्ट है, जिसके बार बार रिपीट होने से क्या बनता है, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बन के रेडी होता है। गौर से देखिए, ये यूनिट सेल में कोई भी कॉर्नर पे या कहीं भी एटम कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप सपोज कीजिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो यहाँ एटम है, ये एटम इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है। यहाँ जो एटम है, इसका पार्टिसिपेशन नीचे के चारों यूनिट सेल और ऊपर के चारों यूनिट सेल में है। तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट सेल को परफेक्टली ऐसे दिखाएंगे कि यूनिट सेल का मतलब यहाँ ये हुआ कि भाई द मिनिमम या द लोवेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब इसमें एटम कहाँ है, तो भाई इसके अंदर जितना सा एटम बचा हुआ है, 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 इसके अंदर जो बचा हुआ है, इसके अंदर जो बचा हुआ है, इसके अंदर जो बचा हुआ है, यही एटम का जो है इसके यहाँ पर प्रेजेंस आपको देखा गया। तो ये हो गया क्रिस्टल लैटिस, यानी होल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ लार्ज यूनिट। ठीक है, लैटिस पॉइंट क्या हो गया, तो लैटिस पॉइंट हो गया द स्पेस वैकेंट वेयर एटम मस्ट हैव टू बी प्रेजेंट। और यूनिट सेल क्या हो गया, द लोएस्ट या द मिनिमम रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। देखिए आप इसी गौर से देखिए, इसी को रिपीट कर करके हमने क्या बनाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट सेल हो गया। आप इस बात को सोचिए कि सपोज किसी आपके पास एक दीवार होती है, बहुत मोटी सी दीवार है, वो दीवार क्या हो गई, वो दीवार हो गई क्रिस्टल लैटिस। और वो दीवार बनी किससे है, तो वो छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बनी, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी है। तो वो ईंटों से मिला के बनाया गया है, तो वो ईंटें क्या हो गई आपस में, तो उनको कहा गया यूनिट सेल। ओके, समझ गए आप। अब हम लोग बढ़ाते हैं क्रिस्टल सिस्टम। ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है, हमारे पास 3 एक्सिस हैं। ऑब्वियस सी बात है, 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 एक्सिस होंगे। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। और इस 3 एक्सिस के बीच में हमारे पास जो होता है x और y के बीच जो एंगल आया उसको कहा गया गामा। x और z के बीच जो एंगल आया उसको कहा गया बीटा। और y और z के बीच जो एंगल आया उसको कहा गया अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास 3 अलग अलग एक्सिस हैं और 3 अलग अलग हमारे पास क्या है, एंगल है। x y z एक्सिस, x और z के बीच क्या आया, x और y के बीच क्या है, गामा। x और z के बीच क्या है, बीटा। और z और y के बीच क्या आया, अल्फा आया। इन तीनों को बदलने के आधार पे, इन तीनों के आधार पे ब्रेवियस ने बताया कि हमारे पास 7 तरह के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लैटिस होते हैं, जिनको कहा गया क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास 7 टाइप के लैटिस होते हैं। तो ये बताया ब्रेविस ने, अकॉर्डिंग टू ब्रेविस। तो ब्रेविस ने हमें 7 टाइप के लैटिस के बारे में बताया, जहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी एक्स वाई जेड के जो वैल्यू हैं वो आपस में क्या हैं, अलग अलग हैं। तो वो कौन कौन थे, ज़रा समझा जाए इसको। जो समझने के लिए आपको कुछ याद रखना होगा। आपको ये याद रखना, एक ट्रिक है, ऐसे याद रखिए, क्यूट आवर मदर। आप इसको याद रखेंगे, क्यूट आवर मदर। देखिए सीयू से आता है क्यूबिक, टीई से आता है
टेट्रागोनल, ठीक है। आवर इससे आता है ऑर्थो रोम्बिक, एमओ से आता है मोनो क्लिनिक, टी से आता है आपको ट्राइक्लिनिक, एच ई से आता है आपका हेक्सागोनल और आर से आता है रोम्बोहेड्रल। क्या आता है आर से? तो आर से आता है रोम्बोहेड्रल। आप इसी को याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन है भाई? क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, और कौन है आपको? ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। आप इसको याद रखेंगे। आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए सबसे पहले, इसको इसी पैटर्न में लिखिए। क्या बोला मैंने? क्यूट आवर मदर। तो क्यूट आवर मदर से क्या निकला? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और लास्ट में रोम्बोहेड्रल। ये 7 टाइप के हमारे पास क्या हो गए? 7 टाइप के हमारे पास लैटिस हो गए। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। जरा इसके बात करते हैं हम। ये देखिए, इस सीक्वेंस को आप यहाँ से लिख लिए, ठीक है। ये बहुत परेशान करता है कि भाई इसमें एंगल कहाँ है, ठीक है, इसका एक्सिस क्या है। तो आप इसमें लिखोगे, आप पहले इसमें क्या करोगे? पहले एक्सिस लिख लो, ठीक है। आप इसमें एक्सिस लिख लो पहले। देखो एक्सिस कैसे लिखेंगे भाई? तो हमने क्या किया है कि एक्स एक्सिस को माना है ए, वाई एक्सिस को माना है हमने बी, और जेड एक्सिस को माना हमने क्या? सी। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि ए इज इक्वल टू, आपको ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? नहीं, ये भी वही होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हो गया ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ हो गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखिए इसको याद रखना है कितना आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर एक भी कट नहीं है, 0, एक कट है 1, 2 कट है 2, 2 कट है 2, 2 कट है 2, फिर यहाँ पर एक कट, और यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 कट। यानी कितना आसान हो गया? 0 1 2 2 2, 0 1 2 2 2। देखिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, 0 हो गया, एक भी कट नहीं हुआ। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो एक कट हुआ। ए कट बी कट सी 2 कट, ए कट बी कट सी 2 कट, ए कट बी कट सी 2 कट, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी 1 कट, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी क्या हो गया? बी तीनों बराबर। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 0 1 2 2 2, 0 1 2 2 2। देखिए 0 1 2 2 2, 0 1 2 2 2, इसमें कोई कट नहीं लगा। और अब हम बात करते हैं एंगल की। अगर हम एंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले जो ज़रूरी है, आप आगे के तीनों में अल्फ़ा बीटा गामा सब इक्वल है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी वही है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी वही है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें ये हो गया। तो आपने आगे से देखा कि भाई 3 लगातार आपके क्या आ गए? अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो चौथा और क्या करो? चौथा और छठा, ये देखो चौथा और छठा, इसमें क्या हो गया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बीटा कुछ और हो जाएगा। जबकि छठा में देखो, इसमें क्या हुआ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें ट्राइक्लिनिक की, इसमें कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, यानी अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जबकि जो लास्ट है 7वां, इसका क्या है कि इसमें सब बराबर है आपस में, लेकिन 90 डिग्री कोई नहीं है। देखिए इसको एक पैटर्न के साथ आप याद कीजिए, बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। क्या तरीका बताया मैंने आपको? देखिए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया। देखिए ये यहाँ से आया, इसको लिख लीजिए। अब बात करेंगे एक्सिस की। इसमें क्या बोला मैंने क्यूबिक में कि ए बी सी, देखिए 0 1 2 2 2, 0 1 2 2 2।
और जहाँ तक एंगल की बात बोली, मैंने क्या बोला, ऊपर से लगातार 3 के एंगल इक्वल दीजिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। फिर चौथा और छठा, ये तीनों लगातार बराबर हो गए। चौथा और छठा में क्या कीजिए कि 2 बराबर कीजिए 90 के, और तीसरा 90 के बराबर मत कीजिए। देखो मोनोक्लिनिक में क्या हो गया, अल्फा गामा मतलब 2 इक्वल 90 के, तीसरा इक्वल 90 के नहीं हुआ। और छठा भी लगभग वैसा ही हुआ, 2 इक्वल 90 के और तीसरा जो हुआ वो 120 के इक्वल हो गया, मतलब 90 के इक्वल नहीं है। फिर जो पांचवा था ट्राइक्लिनिक, ये सबसे डिरेल मॉलिक्यूल होता है, तो सबसे डिरेल लैटिस होता है। इसमें कोई भी किसी के बराबर नहीं होता है, ना तो इसके जो एज लेंथ आपस में बराबर हैं, ना तो इसके एंगल आपस में बराबर। ये सबसे अजीब सा, सबसे डिरेल स्ट्रक्चर होता है, सबसे आपको गंदा साइज शेप का स्ट्रक्चर, जिसका कोई साइज कोई किसी से मैच करता ही नहीं है। और जो जहाँ तक बात करेंगे सातवां की, तो जो रोम्बोहेड्रल है इसमें क्या होगा कि ये तीनों आपस में बराबर अल्फा बीटा गामा, लेकिन 90 की इक्वल कोई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको 2-3 बार सुने, ये बात आपको याद हो जाएगी, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा, अब हमने पढ़ेंगे ब्रेवियस लैटिस। देखिए ये ब्रेवियस लैटिस क्या होता है। देखिए अभी तक हमने जो टाइप ऑफ लैटिस पढ़े, ठीक है, वो क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा क्यू टावर मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद क्या हो गया, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। ये 7 टाइप के हमने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ लैटिस पढ़े, जिनको हमने क्रिस्टल सिस्टम कहा। लेकिन ये मेजर सिस्टम है। अब इसमें एटम के अरेंजमेंट के बिहाफ पे 4 टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। ठीक है, इनमें 4 टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। कौन कौन भाई, तो सबसे पहला हो सकता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक वो टाइप होता है जहां पर किसी भी यूनिट सेल के सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल क्यूबिक। देखिए सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, वो एटम पूरी तरह प्रेजेंट नहीं है, पार्शियली प्रेजेंट है अंदर की तरफ, लेकिन ये सिंपल क्यूबिक इस टाइप का होता है। अब 7 यूनिट सेल जो हो गए, क्या हो गए, तो 7 क्यूबिक भी इसी टाइप का होगा, मोनोक्लिनिक भी आएगा, ट्राइक्लिनिक भी आएगा, हेक्सागोनल भी आएगा, टेट्रागोनल भी आएगा, रोम्बोहेड्रल भी आएगा, सभी इस टाइप के आएंगे। यानी आपके टोटल यूनिट सेल कितने हो गए, तो 7 और गुना इस एक टाइप से कितना हो गया, 7। चलिए दूसरा देखिए, कौन है भाई, दूसरा टाइप हो गया बॉडी सेंटर्ड। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड कैसा होता है, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब है बच्चे लोग कि कॉर्नर पर तो एटम हो ही, एटम कॉर्नर पर हो ही, और कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पर भी एटम हो। ठीक है, तो अब ये लगे 7 रोने चिल्लाने कि हम भी, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो 7 टाइप जो हैं आपके, है ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, जो भी 7 हैं वो 7 इस टाइप के भी बन गए। ठीक है, तो पता चला ये भी 7 टाइप आ गए। तीसरा हो गया कौन भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है भाई, तो ये रहा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये देखिए सारे कॉर्नर पे हों और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ हों, फेस पे भी हों। फिर ये 7 पहुंच गए यहाँ पर, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पहुंच गए। ये चिल्लाने लगे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हमने बोला ठीक है ले लो, सब लोग ले लो। चौथे नंबर पे आइए। चौथे नंबर पे फिर क्या किया भाई हमने, और आपका लास्ट है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है भाई, कि एटम कॉर्नर पे तो है ही। इंड सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि एटम कॉर्नर पर तो है ही, और कॉर्नर के साथ साथ आमने सामने किसी भी 2 इंड पर है, चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे दाएं बाएं हो, चाहे आगे पीछे, किसी भी 2 इंड पर है। पता चला फिर वो 7 यहाँ पहुँच गया, वो 7 चिल्लाने लगे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये 7 टाइप यहाँ से मिल गए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे आप 7 बच्चों को मेला घुमाने लेके जाते हो, चाट की दुकान पे पहुँचे, वहाँ 7 बच्चे तैयार हो गए हम भी चाट खाएंगे। फुचके की दुकान पे पहुँचे, गोलगप्पे की दुकान पे 7 बच्चे चिल्लाने लगे हम भी खाएंगे। ठंडा पिलाने गए 7 बच्चे पहुँच गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, आइसक्रीम खिलाने गए 7 बच्चे पहुँच गए। तो टोटल आपको 28 टाइम आपको खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कुछ बच्चे ले तो लें, दूसरों को देखा देखी, लेकिन खा ना पाएँ। कुछ बच्चे ऐसे जो चाट खाए फेंक दिए, नहीं खाए, वॉमिट हो गया, भैया हमें तो नहीं खाना। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गया, बोला हमें तो ठंडे से एलर्जी है। कुछ बच्चे आइसक्रीम खाने गए, बोला हम नहीं खाएंगे। कुछ बच्चे जो है फुचके गोलगप्पे खाने गए, वहाँ बोले नहीं खाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से टोटल जो लैटिस आता है, तो टोटल लैटिस तो
28 टाइप का बनना चाहिए, यानी कि 4 गुना 7 28। लेकिन एग्जिस्ट 2800 का 2800 नहीं करते। ये नहीं कि भाई अगर वो पॉसिबिलिटी तो वो एग्जिस्ट कर ही जाए, एग्जिस्ट यहाँ ओनली 14 करते हैं, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, ये जो ब्रेवियस लैटिस है यही क्या होते हैं हमारे, जो 14 होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है द क्रिस्टल सिस्टम कंटेन्स, ये एग्जिस्ट इन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। क्या बोला मैंने कि हमारे पास जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ये जितने टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तो टोटल टाइप्स आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। टोटल टाइप 28 होते हैं, लेकिन एग्जिस्ट कितने करेंगे, सिर्फ 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ब्रेवियस लैटिस कितने आ गए, तो ओनली 14। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक लैटिस। हमें जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है वो सिर्फ क्यूबिक लैटिस में पढ़ना है। यही हमारे सिलेबस में, यही आपको एग्जाम में भी आता है कि सिर्फ क्यूबिक लैटिस में पढ़ना है, किसी और लैटिस को नहीं पढ़ना, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। फिलहाल आपको +2 तक के सिलेबस में, IIT JEE सिलेबस में इससे ऊपर आपको नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम हो गए। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के यूनिट सेल हो गए। बॉडी आपको सिंपल क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, और एक इंड सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिंपल क्यूबिक की बात करें अगर हम, तो हम यहाँ पर देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक कॉर्नर पर 1/8 एटम प्रेजेंट है। चूँकि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप चूँकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए मैं आपको इसको डील नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये इसके एक कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट होता है, 8। फिर भी आप समझना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो एक जो क्यूब होता है वो इस टाइप का होता है, नीचे से 4 होते हैं। तो भैया 4 अगर नीचे से तो 4 ऊपर भी तो होंगे। समझिए बात को कि मान लो ये पोर्शन है, एक क्यूब है नीचे, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्यूब है, ये मान के चलो एक क्यूब है, तो ऊपर भी तो एक क्यूब बनेगा भाई, ऊपर भी तो एक क्यूब बनेगा। और जब वो ऊपर वो क्यूब बनेगा तो ये जो होंगे ना, ये जो होगा ये इन दोनों क्यूब के बीच में पिस जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा ये। तो ये इस तरह जैसे इसके बीच में आएगा, इन 2 यानी कि 4 लेयर आगे है, 4 लेयर पीछे, उसके बीच में आ जाएगा, तो कॉर्नर वाला एटम क्या हो जाएगा, 1/8 पार्ट एक के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि 8 यूनिट सेल मिलकर एक कॉर्नर बनाएंगे। आप सोचिए 1 2 3 4 है ना, देखिए 1 2 3 और 1 4 मिलकर यहाँ बनाते हैं। 4 तो एक कॉर्नर एटम यहाँ है, तो 4 यहाँ से भी तो गिनिए, 1 2 3 और 1 4, तो यानी एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के बीच फंसा हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ए कॉर्नर हैविंग एटम, की एक कॉर्नर के पास जो एटम है वो कितना है, तो 1/8। ठीक है, ओके, तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, तो टोटल कॉर्नर हो गए 8। इसीलिए आपके पास हम बात करें कि टोटल एटम कितना आएगा इन सिंपल क्यूबिक, कि एक सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर 1/8 तो एक कॉर्नर पे है और टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल 1 एटम आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड, नंबर ऑफ एटम। कितना एटम आया, 1। बॉडी सेंटर्ड की बात करें, इसके पास देखिए ए कॉर्नर हैविंग एटम इज इक्वल टू 1/8। एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है, जबकि जो सेंटर है, सेंटर तो सेंटर है, वो तो बिल्कुल बीच में होता है, उस सेंटर के एटम पे तो बाहर वाले किसी यूनिट सेल का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ए सेंटर हैविंग एटम इज इक्वल टू 1। इसीलिए क्या हो गया, जो टोटल एटम हो गया, तो टोटल एटम कितना हो गया भाई, तो आपको 8 कॉर्नर पे, यानी कि 1/8 गुना 8, और एक सेंटर पे तो 1 गुना 1, यानी कितना हुआ, 1 जो 1 इज इक्वल टू 2। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना है, 2 है। जहाँ तक बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड में देखिए ये एटम कहाँ कहाँ है, एक कॉर्नर के पास कितना हो गया, 1/8 एटम, लेकिन जो फेस है, फेस तो 2 के बीच दबा हुआ होता है ना ऐसे, तो इसका मतलब है कि अगर कोई फेस पर एटम है तो फेस के पास कितना हो गया, 1/2 एटम छिपा हुआ है। ओके, तो टोटल एटम की बात करें, टोटल एटम इन एफसीसी में टोटल कितना एटम छिपा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर के पास 1/8 है। और फेस कितने गिनो, तो 1 2 3 4 और पीछे 1 आगे 1 6, और एक फेस पे कितना एटम है, तो हाफ, तो कितना हो गया, 1 और 3 इज इक्वल टू 4।
तो जेड कितना हो गया आपको 4 हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल क्यूबिक में जेड कितना हो गया 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जेड कितना हो गया 2, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जेड कितना हो गया आपको 4। ओके, नोट कीजिए। बात करते हैं इंड सेंटर्ड की। कैसा होता है इंड सेंटर्ड? ये है इंड सेंटर्ड। भाई 8 कॉर्नर पे एटम है, देखिए, और 8 कॉर्नर के साथ साथ किसी भी 2 फेस पे आमने सामने एटम है, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल कॉर्नर हैविंग एटम, टोटल कॉर्नर पे कितना एटम है? तो 8 कॉर्नर है और 1/8, तो कितना हो गया 1। और आमने सामने फेस की बात करेंगे, टोटल क्या हो गया एटम एट फेस। तो किसी भी 2 आमने सामने वाले फेस पे होगा तो 2 गुना 1/2, तो क्या हो गया कट के 1, तो जेड कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से भाई आपको यहाँ पर इस तरह से ये आपको सबकी पता चलेगी भाई किसमें क्या एटम का प्रेजेंस होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। सबसे पहले हमने बात की नंबर 1 सिंपल क्यूबिक। जो सिंपल क्यूबिक है यही है सिंपल क्यूबिक। ये देखिए, जब भी आपको बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से फिगर बना लेंगे। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं इस तरह, तो सिंपल क्यूबिक की जो बात करें, इसमें आपको पता है कि भाई आपके पास क्या हो गया, टोटल एटम कितना हो गया, तो एटम 1 है। इसका एज लेंथ तो कितना मान ले, इसके एज लेंथ को मान लेते हैं ए। कितना मान लेते हैं इसके एज लेंथ को? इसके एज लेंथ को सभी, चूंकि क्यूब है ना इसलिए सभी एज लेंथ क्या हो गए, ए ही हो गए। तो अगर इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो सिंपल क्यूबिक का जो ओरिजिनल फिगर है वो ऐसा होता है रियल में ऐसा होता है कि सभी कॉर्नर एक दूसरे के टच में होते हैं। वो तो हम आपको छोटा छोटा सिंबॉलिकली दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सभी कॉर्नर क्या होते हैं, आपस में टच में होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉर्नर है ना एक्चुअल में इतना छोटा नहीं है, असल में इस साइज़ का है। लेकिन प्रॉब्लम है अगर इस साइज़ का हम बनाने लगे तो मेरा फिगर ही फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझने वाली बात समझिए कि भाई सभी कॉर्नर आपस में क्या है, टच में है। तो अगर आपस में कॉर्नर सभी टच में हैं तो क्या हो गया, गौर से देखिए, ये जो हो गया यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस हो गया, आपको पता है ये एटम है तो रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा। और ये एज लेंथ कितना है, देखिए आर, ये आर, और ये एज लेंथ कितना है टोटल ए। ये देखिए ये टोटल एज लेंथ कितना है, तो ये टोटल एज लेंथ आपका ए हो गया। तो आप एक काम कीजिए, इसका मतलब बोल सकते हैं कि सर 2r = a, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि r = a/2। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि भाई सिंपल क्यूबिक है, सभी कॉर्नर आपस में क्या है, अटैच्ड हैं। अगर अटैच्ड होंगे तो ये सटे हुए होंगे तो ये a = क्या हो गया, 2r हो गया। तो a = 2r हुआ तो r = क्या हो गया, a/2 हो गया। अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है आपका फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, क्या मतलब है इस पैकिंग फ्रैक्शन का? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि देखिए पहले तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में फ़र्क समझिए। फ्रैक्शन आता है 1 के लिए जो 1 से कम ही होगा, और परसेंटेज आता है 100 के लिए जो 100 से कम होगा। अगर मान लीजिए कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपने उसमें से 40 रुपये खर्च कर दिए, तो आपने 1 में कितना खर्च किया था? आप बोलोगे सर 0.4। तो 100 में 40 किया तो 40% हो गया, और 1 में से 0.4 खर्च किया तो ये 0.4 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया आपने चलो रिएक्शन को 90% कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब परसेंटेज क्या हुआ 90, लेकिन 100 के लिए 90 तो 1 के लिए कितना होगा 0.9, तो यही फ्रैक्शन है। और इसका फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भाई? तो जो हमें चाहिए और बटा टोटल से आप डिवाइड कर दो। सपोज कीजिए कि आपके पापा ने आपको 100 रसगुल्ले ला के दिए, ठीक है। 100 रसगुल्ले में से 40 रसगुल्ले आप खा गए। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितने फ्रैक्शन रसगुल्ले आप खा गए, तो बोले सर हम 100 में 40 खा गए, मतलब 40% खा गए। तो मैंने पूछा 1 में कितना खाए, तो आप बोले अच्छा सर। आपने क्या किया, 40 और डिवाइड बटा 100 किया, आंसर आ गया 0.4। आपने बोला सर हमने 1 में 0.4 खाया, मतलब फ्रैक्शन 0.4 खाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट आपने यूज किया या खर्च किया उसको ऊपर रखिए और बटा टोटल अमाउंट को नीचे रखिए, तो इससे फ्रैक्शन निकल के आपको आएगा। उसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन है कि भाई पैकिंग कितना किया आपने, तो आप बोलोगे सर पैक तो हम एटम को करेंगे। देखो ये तो क्यूब एक इमेजनरी है, लेकिन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एटम को पैक कर रहे हैं। तो सर हम एटम के वॉल्यूम को अगर टोटल क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि क्यूब कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन तक भरा हुआ है, ये निकल के आ जाएगा। समझिए इस बात को कि क्या किया, एटम के वॉल्यूम को
हमने क्या किया, क्यूब के वॉल्यूम से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आएगा, फ्रैक्शन निकल के आएगा। आपने एक चीज़ सीखी कि यहाँ पर एटम कितना है, एक है। आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एक ही एटम है। अलग अलग कॉर्नर पे एटम होने का मतलब ही तो भाई जोड़कर एक ही जगह लेके आओगे। आप जोड़ के एक जगह लेके आओगे ना, तो आप जोड़ के एक जगह लेके आए तो पता चला कि सर इसके अंदर इतना बड़ा एक एटम छिपा हुआ है, ये लो सर, इसके अंदर एक 3 डायमेंशनल, इसके अंदर एक एटम छिपा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कितना भरा हुआ है, तो बात तो वही हुई ना, कितना भरा हुआ है। तो आपने बोला कि सर हमने कैसे पता लगाना है, तो हम पता लगाएंगे सर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर यही निकल के आएगा सर हमारे हिसाब से कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने बोला एग्जैक्टली यही आएगा कि भाई एटम के वॉल्यूम को आप क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो आपको क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। आपको पता है कि क्यूब जो है वो टोटल है, 100% वॉल्यूम का मतलब क्यूब का वॉल्यूम, और एटम उसके बीच में फिट जा रहा है, मतलब एटम उसके कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो एटम के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलिए सवाल ये है कि भाई एटम कितना है, तो Z=1 है, और एटम क्या है, सर्कुलर है। अगर एटम सर्कुलर है तो एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1 × 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको ए क्यूब होता है, यही तो ए है, यही है ना ए। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि भाई हमने क्या किया है, 2r = a किया है, तो हमने क्या किया, 2r = a किया है। तो एक काम करते हैं, a का बदले हम 2r रख देते हैं, या r के बदले a/2 रखेंगे, बात एक ही आ जाएगी। तो गौर से देखिए 4/3 × πr³ और डिवाइड बाई a का मतलब क्या हो गया भाई, 2r का होल क्यूब। तो जब आपने ऐसे किया तो क्या निकल के आइए, आप अलग कीजिए, 4/3 πr³ और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 तो 8r³, तो r³ कट गया, और यहाँ क्या हो गया, ये 4 और ये 8 भी कट गए, तो ये आ जाएगा π/6, और π/6 कितना होता है, पाई हो गया 3.14 और डिवाइडेड बाय 0.525 आया। तो ये फ्रैक्शन था। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में क्या करेंगे, इसी को हम लोग 100 से गुना कर देंगे, फिर ये परसेंटेज हो जाएगा। फिर परसेंटेज पैकिंग कितना हो गया भाई, तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, यानी कितना हुआ, 52.5%। तो 52.5% ये क्या हो गया, पैक हो गया। और अगर 52.5% पैक है तो खाली कितना है फिर, तो आपने बोला कि सर इसका 52.5% हिस्सा क्या है, भरा हुआ है, तो फिर खाली क्या है, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना हो गया। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, 100% में से 52.5 को घटा दीजिए, तो क्या हो गया, 47.5% क्या निकल गया, खाली निकल गया। इसका मतलब है कि भैया परसेंटेज पैकिंग कितना हुआ, 52.5, और परसेंटेज एम्प्टी कितना हुआ, 47.5। लेकिन इसी को पूछा जाए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता तो 0.525, और आपको पैकिंग एम्प्टी कितना होता, एम्प्टी स्पेस, तो क्या होता है एम्प्टी फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है 0.475। तो ये किसके लिए निकला, ये सिंपल क्यूबिक के लिए निकला। चलिए यही फ्रैक्शन अब हम निकालेंगे किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के बाद अब हम निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, यानी कि BCC के लिए। BCC के लिए ही पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एम्प्टी स्पेस निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमारा हो गया कौन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की खासियत क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की खासियत है कि इसके जो सेंटर में एटम होता है ये हर एक कॉर्नर के टच में होता है, कोई भी कॉर्नर आपस में सटा हुआ नहीं है, कोई भी कॉर्नर आपस में सटा हुआ नहीं। ध्यान दीजिए, जितने भी 8 कॉर्नर है, हम सबको नहीं बना सकते हैं इस 2 डायमेंशनल फिगर में, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी कॉर्नर है, कोई भी कॉर्नर एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे के टच में नहीं है। यहाँ पर क्या है फिगर ये है कि हर एक कॉर्नर सेंटर से टच में है, कोई भी कॉर्नर एक दूसरे कॉर्नर से टच में नहीं है, हर एक कॉर्नर सेंटर के टच में। यानी कि अगर हम इसको फिगर बनाते हैं तो ये फिगर को थोड़ा सा बनाया जाए ताकि आप अपना काम कर सकें, तो फिर ये फिगर आएगा ये ऐसा कि भाई ये रहा कॉर्नर, ये सेंटर रहा, और जो एटम है वो क्या है, आपको ये देखिए फिगर को और अच्छी तरह थोड़ा बनाएं। ये देखिए कोई भी कॉर्नर से टच में नहीं है, सभी कॉर्नर आपस में सेंटर से टच हैं। यानी कि इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं,
ये देखिए, यानी ये ऐसा हो गया। ये समझने वाली बात यहाँ ये है कि कोई भी किसी टच में नहीं, कोई भी कॉर्नर, लेकिन सभी कॉर्नर सेंटर से टच में हैं। तो भाई देखिए आर 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 और यहाँ एक और आर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कितने हो गए, 4R हो गए। क्या हो गए, 4R हो गए। तो भाई ये डायगोनल है, इसको भी निकालना है। चलो जरा क्लास 10th पे जाओ। ये A, तो ये क्या निकला, तो ये निकला A√2। और अब ये A√2 और फिर ये A, तो उसके हिसाब से ये क्या निकलेगा, समझिए बात को, याद कीजिए कि अगर ये A ये 90 डिग्री है ना, ये A तो ये A√2, और ये A√2 और ये A, तो ये क्या निकला, तो ये निकलेगा A√3। कितना निकलेगा ये, A√3। ठीक है, आप निकाल के देखिए। A√2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर। आपको याद होगा ना, x² + y² इजिकल टू z², याद है ना आपको। ठीक है, कि आपको लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जोड़, और ये क्या था आपको कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या निकला आपको, A देखिए ये A√3 है, आप कह सकते हैं इसको AB मान लीजिए, AB, या इसको हम कह सकते हैं 4R। तो 4R का स्क्वायर क्या निकला, देखिए तो ये निकला A√2 का स्क्वायर और प्लस क्या निकला, A का स्क्वायर। तो 4R स्क्वायर है, तो 4R को हटाइए, यहाँ स्क्वायर हटाइए यहाँ से, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या निकला आपको, 2A² और प्लस A², यानी क्या है आपको √3A। वही बोला ना मैंने कि 4R इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3A आ जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करें हम, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, 4R इक्वल टू √3A। अगर 4R इक्वल टू √3A आया है तो हमारे पास R का वैल्यू क्या आ गया, √3A/4, और या तो A का वैल्यू क्या हो गया, 4R डिवाइडेड बाय √3। चलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जहाँ तक बात करें इसमें एटम कितना है, तो एटम इसमें 2 हो गए। गौर से देखिए कितने एटम होते हैं आपको पता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था कि जो बॉडी सेंटर्ड होते हैं उसमें कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब 2 एटम का वॉल्यूम, और एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, ये टोटल, इसको भी A मानिए, तो क्या हो गया A³। चलो तो क्या हो गया भाई आपको 2 × 4/3 πr³, और A का वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर 4R डिवाइडेड बाय √3, तो 4R डिवाइडेड बाय √3 का होल क्यूब। तो क्या हो गया आपको 2 × 4/3 πr³, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 × 16 = 64, 64 r³ और डिवाइडेड बाय 3√3। तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 × 64, और ये क्या हो गया 3 ख़त्म, r³ ख़त्म। तो क्या हो गया भाई, ये पाई डिवाइडेड बाय क्या है आपको ये जो था, आपको ये पलट के ऊपर चला गया, ये √3, तो पाई √3 और डिवाइडेड बाय 8, इस तरह से आ गया आपका पाई √3 डिवाइडेड बाय 8। आप इसको सॉल्व करेंगे पाई √3 डिवाइडेड बाय 8 को, तो ये आ जाएगा 0.68। यानी आप कह सकते हैं कि भैया परसेंटेज पैकिंग कितनी हुई, तो 1 में 0.68, तो 100 में कितना हुआ 68%। तो परसेंटेज एम्प्टी कितना बचा, तो 100 में 67 घटा दीजिए तो कितना आया 32%। या कह सकते हैं कि परसेंट आपको पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 0.68, एम्प्टी फ्रैक्शन कितना है तो 0.32। तो इस तरह से क्या निकाला हमने निकाला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी के बदले अब देखते हैं हम किसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि FCC। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है, ये रहा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये सारे एटम कॉर्नर पे होते हैं और साथ में फेस पे होते हैं। यहाँ सीखने वाली क्या बात है, यहाँ सीखने वाली ये बात है कि जितने भी कॉर्नर हैं वो तो ऑब्वियसली आपस में टच में नहीं होंगे क्योंकि वो तो सिर्फ सिंपल क्यूबिक में होते थे, लेकिन वो सभी जो फेस के सेंटर पे एटम है उसके टच में होते हैं।
यानी कि जितने भी एटम हैं वो किसके टच में हैं, तो फेस सेंटर वाले एटम में। ये देखिए जितने भी एटम है ये फेस सेंटर का जो एटम है उसके टच में है, ये इस तरह से, ये देखिए। तो कहने वाली बात यहाँ पर क्या हुई फिर, इसका मतलब गौर से देखिए, ये तो ए ही था पूरा का पूरा, ये जो लेंथ है एज लेंथ, ये तो ए हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ 4 आ रहा है, आर 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 और आर। तो यानी यहाँ पर क्या है कि ये ए, तो ये क्या हो गया a√2, इसका मतलब क्या हो गया 4r = a√2 आए। देखिए ए स्क्वायर का अंडर रूट तो क्या हुआ a√2 हुआ, और ये क्या हुआ इक्वल टू 4r। आपको पता है ना इस चीज़ को, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 4r इक्वल टू क्या निकला ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो a√2 हो गया। तो आप 4r इक्वल टू a√2 लीजिए, या a इक्वल टू क्या लीजिए 4r/√2, या r इक्वल टू a√2/4, तीनों में से कुछ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अगर ये फेस सेंटर्ड है तो इसमें एटम कितने हैं, तो एटम इसमें हो गए कितने 4। अगर एटम 4 हो गए तो अब क्या कर सकते हैं भाई, आपके पास फिर से आ जाइए पैकिंग फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ फिर से क्या आ गया आपको वॉल्यूम ऑफ एटम्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो भाई वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हुआ, तो इसमें 4 एटम होते हैं, तो 4 एटम्स का 4 गुना 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वही a³। तो चलिए 4 × 4/3 πr³, और a का वैल्यू क्या है देखिए, तो 4r/√2, तो 4r/√2 का होल क्यूब। तो क्या हो गया आपको, तो 4 × 16, ठीक है 4 × 16 हो गया आपको, उसके बाद 16/3 πr³ और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपको यहाँ 4r का होल क्यूब। तो 4r का होल क्यूब क्या हो गया भाई, ये 4 × 16, 16 × 64, ठीक है ये 64 हो गए r³ और डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये आया इस तरह से, देखिए तो 16 × 64 और क्या हो गया फिर, ये आपको 2 से फिर ये कट गया, तो क्या हो गया ये आपको आ गया r³ भी कट गया, तो ये आ गया पाई डिवाइडेड बाय 3 × 6 और √2 आ गया ऊपर, तो π√2 डिवाइडेड बाय 6, तो π√2 डिवाइडेड बाय 6 आया। आप इसको निकाल के देखिए, ये 0 पॉइंट कितना आता है 0.74 आता है। इसका मतलब ये है कि आपको परसेंटेज पैकिंग कितना हो गया, तो ये 74%, और परसेंटेज एम्प्टी कितना हो गया, तो 26%। ये सबसे ज़्यादा पैक्ड है 74%, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। तो जब भी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग की बात की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फेस सेंटर्ड की ही बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे इस क्लास का कंक्लूजन क्या आया, एक बार हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। टोटल कंक्लूजन को एक जगह पर लाकर एक जगह कंक्लूड कर लीजिए इसको। सबसे पहले क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने हुए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। इसके बीच आपको कई सारे डिफरेंस लिखने हैं, मैंने बताए। इसमें सबसे मेजर डिफरेंस है कि ये क्या हो गया, इसको हम लोग लॉन्ग रेंज कहते हैं, लॉन्ग रेंज सॉलिड, और इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज सॉलिड कहते हैं। और क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया, ये हो गया एनिसोट्रॉपिक, ये क्या हो गया आपको आइसोट्रॉपिक, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, 3 बातें बताई आपको। सबसे पहले कौन, एक पढ़ा है यूनिट सेल, दूसरा पढ़ा है कौन आपको क्रिस्टल लैटिस, और तीसरा क्या पढ़ा है आपको मैंने लैटिस पॉइंट। मैंने क्या बताया, जो क्रिस्टल लैटिस था वो पूरा का पूरा एटम का अरेंजमेंट है इन लॉन्ग लैटिस। लैटिस पॉइंट क्या है कि आप उस एटम को हटा के वहाँ पर लाइन को हटा दीजिए, सिर्फ एटम के लिए वहाँ पर वो होल को दिखाइए कि भैया ये होल थे जहाँ पर एटम आ सकते थे, क्या हो गया लैटिस पॉइंट। और यूनिट सेल क्या है, तो भाई उस पूरे क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, जिसके बार बार रिपीट करने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, उसी को क्या बोलते हैं यूनिट सेल। जस्ट लाइक ईंट का एक टुकड़ा, एक ईंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा है आपको लैटिस सिस्टम। लैटिस सिस्टम की बात करें तो लैटिस सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया आपको, लैटिस सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि भाई अल्फ़ा बीटा गामा और XYZ यानी ABC के बिहार पे हमने टोटल 7 टाइप के हमारे पास लैटिस सिस्टम है, जिसको हमने एक ट्रिक से तोड़ा, क्यूट आवर मदर।
क्या ट्रिक था हमारे पास, क्यूट आवर मदर। तो ये क्यूट आवर मदर से निकला क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। फिर हमने आपको सबके बारे में बताया, एक बार आप पीछे जाके देख लेंगे। उसके बाद और क्या बताया, फिर मैंने बताया कि भाई अगर ये आपको 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हो गए तो इसमें आपको टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल आ जाएंगे। कौन कौन, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और कौन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और कौन इंड सेंटर्ड क्यूबिक। इन 4 टाइप के और 7 टाइप के ये जो लैटिस सिस्टम थे इनको मिला के कितने हो गए, 28 टाइप टोटल आ गए। लेकिन एग्जिस्ट इसमें 14 ही करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोले, इनका नाम हमने रखा ब्रेवियस लैटिस। क्या नाम रखा हमने इसका नाम हमने रखा ब्रेवियस लैटिस। अब हमने ये चीज़ डिक्लेयर की कि भाई आपके पास जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है, ये जो भी हैं, ये सिर्फ आपको किसके लिए पढ़ना है, क्यूबिक के लिए पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक के लिए, तो हमने सिर्फ क्यूबिक के लिए पढ़ा। क्यूबिक में कौन कौन आ गया, सिंपल क्यूबिक जिसके 8 कॉर्नर पे एटम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक 8 कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर भी एटम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक 8 कॉर्नर के साथ साथ सभी 6 फेस पर भी एटम है, और इंड सेंटर्ड क्यूबिक कि 8 कॉर्नर के अलावा उसके आमने सामने वाले 2 फेस पर एटम प्रेजेंट है, तो इंड सेंटर्ड हो गया। उसके बाद फिर हमने एटम का नंबर निकाला, सिंपल क्यूबिक में निकाला भाई एटम कितना हुआ 1, बॉडी सेंटर्ड में कितना हुआ 2, फेस सेंटर्ड में कितना हुआ 4, और इंड सेंटर्ड में भी कितना आया 2 आया। उसके बाद हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैसे, किसी के लिए भी कैसे निकालना है, तो टोटल एटम और एटम का वॉल्यूम, टोटल एटम और उसका वॉल्यूम यानी 4/3 पाई r क्यूब। तो ये टोटल एटम का वॉल्यूम हो जाएगा, और नीचे क्या यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन, ये कितना परसेंट पैक हुआ। 100 में निकालिएगा तो परसेंटेज में आएगा, और अगर 1 के लिए निकालिए तो क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक के लिए कितना आया, तो सिंपल क्यूबिक के लिए आया 52%, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितना आया आपको 68%, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितना आया 74%। और चूँकि ये इसका इंड सेंटर्ड का अलग तरीके से देखा जाएगा, उसकी आपको वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने इसको इस तरह से देखा। तो हमारे क्लास का यहाँ तक का कंक्लूजन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।